बड़ी खबर देहरादून से आपको दे, धामी सरकार का भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार हुआ है और सूर्याधार बैराज निर्माण में अनियमितता का मामला सामने आने के बाद बैराज निर्माण में जो अनियमितता दिखी उस पर यह कार्रवाई हुई है। विभाग के अधिशासी अभियंता डीके सिंह सस्पेंड किए जा चुके हैं और आपको बताएं कि पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल में बनी थी सुधार झील और इसी मामले में अनियमितता की बात सामने आई थी, जिस पर सीएम ने कार्रवाई की। बात एक मौत 100 सवाल की करेंगे। दरअसल उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में 50,000 की इनामी खनन माफिया जफर को गिरफ्तार करने गई यूपी की मुरादाबाद पुलिस पर खनन माफिया के साथियों ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में ब्लॉक प्रमुख की पत्नी की गोली लगने से मौत हो गई है। मुरादाबाद पुलिस के 5 जवान जख्मी हो गए, 5 को हॉस्पिटलाइज किया जा चुका है। ब्लॉक प्रमुख की पत्नी की मौत से गुस्साए ग्रामीणों ने कुंडा थाने के सामने NH 74 पर जाम भी लगा दिया और घटना की गंभीरता को देखते हुए मौके पर दोनों राज्यों की पुलिस तैनात है। दरअसल खनन माफिया जफर 50,000 का इनामी है। बुधवार शाम करीब 4 बजे मुरादाबाद की ठाकुर द्वारा थाना की पुलिस और SOG की टीम उसके बारे में पता लगाने, उसे पकड़ने के लिए उत्तराखंड पहुंची, लेकिन वो फरार हो गया। पुलिस टीम ने उसका पीछा किया, लेकिन भागते भागते जफर ने लोगों को फोन कर दिया। इस दौरान स्थानीय लोगों के साथ यूपी पुलिस के जवानों की मुठभेड़ हो गई। 5 जो जवान हैं इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं, सभी को हॉस्पिटलाइज किया गया है, लेकिन 50,000 का इनामिया जफर का अब तक कुछ भी पता नहीं है। पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती है जफर को गिरफ्तार करने की। मुरादाबाद से ये खनन माफिया उत्तराखंड भागा था और अब दोनों राज्यों की पुलिस वहां पर लगातार दबिश दे रही है, तलाश कर रही है। अब तक इस मामले में क्या डेवलपमेंट रहा है उसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। यूपी पुलिस पर गोली मारने का आरोप है। दरअसल ब्लॉक प्रमुख की पत्नी की जान चली गई है। इस बात से ग्रामीणों में गुस्सा भी दिखाई दिया और NH 74 को जाम किया गया। मुरादाबाद से भागे खनन माफिया जफर को पकड़ने के लिए पुलिस पहुंची थी SOG की टीम के साथ और उसी वक्त ये पूरा विवाद हुआ। फायरिंग के दौरान ब्लॉक प्रमुख की पत्नी गुरप्रीत कौर की मौत की जानकारी मिल रही है और यूपी पुलिस पर दबिश के वक्त गोली मारने का आरोप है। इसी मसले को लेकर विवाद काफी बढ़ गया। फायरिंग के दौरान 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। जो 2 लापता थे उनकी जानकारी मिल चुकी है, उनको सकुशल बरामद किया गया है। हाउट परसुएट किया गया। आज जो है सूचना मिली जब पुलिस टीम को, यहाँ पर स्थानीय टीम को, तो इसको चेज किया गया और ये हमारे यानी उत्तर प्रदेश बॉर्डर से होता हुआ उत्तराखंड की तरफ गया और वहाँ पर जो अभी तक जानकारी प्राप्त हुई है, घर में जाके इसने शरण ली। वहाँ पर जब पुलिस टीम पहुँची है तो वहाँ पे फोर्सफुली पुलिस टीम को बंधक बनाया गया। बंधक बनाने के उपरांत वहाँ पर जो हमारे पुलिसकर्मियों का कहना है कि वहाँ पर पहले बहुत ही गंभीर रूप से मारपीट की गई और जब पुलिसकर्मियों ने भागने का प्रयास किया तो उसमें बेतरतीब फायरिंग भी की गई है। अभी शुरू में हमने बताया था कि 5 लोग इसके अंदर इंजर्ड है, जिसमें 2 पुलिसकर्मियों की गोली लगी है। जो इंस्पेक्टर ठाकुर द्वारा है उनके बारे में भी ये सूचना प्राप्त हुई है कि उनको भी गंभीर इंजरी है, बुलेट इंजरी संभवतः उनको भी हो सकती है पाँव के अंदर और वो भी अपना इलाज कराने के लिए पहुँचे हैं। जफ़र जो है इसके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम था और बेसिकली जो है वहाँ पर जो टीम हमारी गई थी उसमें SOG की गाड़ी भी जो है वहाँ। और वहीं काशीपुर में जसपुर के ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख के घर सादी वर्दी में दबिश देने पहुंची यूपी पुलिस के साथ नोक-झोंक के दौरान चली गोली से ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख की पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई और मौत से गुस्साए सैकड़ों लोगों ने घंटों तक NH 74 को जाम रखा। उत्तराखंड पुलिस के मान मनोबल के बाद लोगों ने जाम को खोला भी। बता दें कि वांछित की तलाश में पुलिस ब्लॉक प्रमुख के घर पर दबिश देने पहुंची थी, जहां पर ब्लॉक प्रमुख के द्वारा उत्तराखंड पुलिस को साथ लाने की बात कही गई। फिर धीरे धीरे माहौल धक्का मुक्की में तब्दील हुआ और फायरिंग भी वहां पर शुरू हो गई। वहीं फायरिंग के दौरान ब्लॉक प्रमुख की पत्नी की गोली लगने से मौत हो गई और उसके बाद ये विवाद काफी बढ़ गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, रात के समय की ये तस्वीरें हैं और 5 सिपाही इस पूरे मामले में जख्मी हैं। मैं ऊपर ही लेटा हुआ था तो 10-12 लोग ऊपर ही आ गए, छत पे ऊपर आ गए तो हमने उन्हें पूछा कौन हो, कैसे आए हो, कहाँ से आए हो, तो उनके सबके हाथ में पिस्टल थे। तो जब हमने उनको मना किया कि नीचे जाओ, उन्होंने कहा कि हम किसी ड्राइवर के लिए आए हैं, ठाकुर द्वारा का कोई ड्राइवर है तुम्हारे पास। हमने कहा अगर कोई ड्राइवर है तो तुम कुंडा पुलिस कहाँ है, हमारे उत्तराखंड का प्रशासन कहाँ है, कुंडा पुलिस को बुला के आए हो? कह रहे ना हम सीधे आए हैं। तो हमने कहा कि कौन है, किसे लेने आए हो? मैंने कहा कुंडा थाना बुला लो और तलाशी ले लो जहाँ भी लेनी है। तो ऊपर से उन्हें नीचे जाने के लिए कह रहे कि नीचे जाओ। 10-12 लोग थे, एक ने पिस्टल निकाला
लेडीज भी आ गई थी वहाँ पे, तो बाइक पे गोली लग गई। हम एक बात कह रहे हैं, उन्होंने पकड़ के दिए बिना वर्दी के, यूपी से यहाँ हमारे पुलिस वाले या जो भी कैसा है, हमारी पुलिस क्या कर रही थी, और पकड़ के देने के बाद उन्हें छोड़ दिया जाता क्यों? पूरी पुलिस इसमें दोषी है। मैं दावे से कह सकता हूँ सारे के सारे मिले हुए हैं, सारे भ्रष्ट हैं। एक रेते का ट्रक बिना 500 रुपए दिए निकल नहीं सकता, एक मोटरसाइकिल वाला बिना कागजों के निकल नहीं सकता, तो क्या इतने लोग प्राइवेट वर्दी में आकर और एक हत्या करके चले जाते हैं? क्या ये पुलिस की बिना मर्जी के संभव है? बुल्लर जी ये यहाँ के रहने वाले एक सम्मानित नागरिक है और सम्मानित जो है ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख है। इनके यहाँ जो है यूपी से मुरादाबाद से टीम आई थी और जो है यहाँ के उधम सिंह नगर पुलिस के बिल्कुल कोई भी बिना इतला दिए, बिना नॉलेज के जो है टीम ने यहाँ रेड करी, और जो है जिसमें प्राथमिक दृष्टया ये हुआ है कि उसमें कोई वर्दी में नहीं था। तो अब इसकी वो की जा रही है सहनिशा की कौन लोग आए थे, कितने लोग थे, क्या थे, तो उसके लिए जो है टीमें गठित कर दी गई है। तो इसमें जो है वो फायरिंग हुई, फायरिंग में जो है ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख इनकी जो है पत्नी की इसमें मृत्यु हो गई है। और अब खबर मुरादाबाद से, बड़ी जानकारी आपको दे, कल हुए बवाल में लापता दोनों पुलिस वाले सकुशल मिल चुके हैं। जी हां, एसओजी प्रभारी इंस्पेक्टर रविंद्र और सिपाही मनोज सकुशल मिल चुके हैं। मुरादाबाद पुलिस ने राहत की सांस ली है। दरअसल 50,000 का इनामी गैंगस्टर जफर अली, उसके साथी अभी भी गिरफ्त से बाहर है पुलिस के, और यूपी और उत्तराखंड की पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। कल का ये पूरा मामला है। बताएं आपको कि कल जब बवाल हुआ तो 2 पुलिस वाले लापता हो गए थे। अब उनकी जानकारी मिल चुकी है। एसओजी प्रभारी इंस्पेक्टर रविंद्र और सिपाही मनोज दोनों ही सकुशल मिल चुके हैं। मुरादाबाद पुलिस ने राहत की सांस ली है। उनके बारे में लगातार जानकारी जुटाई जा रही थी, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती अभी भी यही है कि 50,000 का जो इनामिया है वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। कल पुलिस की टीम पर फायरिंग की गई। बताया जा रहा है कि पुलिस के ऊपर भी ये आरोप है कि पुलिस की गोली लगने से एक महिला की मौत हो गई है। ब्लॉक प्रमुख की पत्नी की जान चली गई है। उसके बाद ये पूरा विवाद बढ़ा। मुरादाबाद से खनन माफिया जफर उत्तराखंड भागा और वहां पर सादी वर्दी में पुलिस की टीम एसओजी टीम के साथ पहुंची। उबैदुर रहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उबैदुर रहमान, और क्या डेवलपमेंट इस पूरे मामले में अब तक, क्या प्रोसेस अब तक रहा है, क्या जानकारी मिल पा रही है? जफर को तलाशने के लिए किस तरीके की अब तैयारी? उबैदुर रहमान, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? जी, तो देखिए, यूपी और उत्तराखंड की पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है लगातार, और सबसे बड़ी चुनौती जफर की गिरफ्तारी इस वक्त बनी हुई है। लेकिन सवाल यही है कि पुलिस की टीम पर जो आरोप लग रहे हैं कि सादी वर्दी में पुलिस की टीम पहुंची, उत्तराखंड की पुलिस वहां साथ में नहीं रही, ये जो तमाम आरोप है उस पर क्या प्रतिक्रिया होती है ये भी देखना होगा। कहाँ चोटें लगी हैं? मेरे पैरों में कमर पे बहुत चोट है। कमर पे बहुत चोट है। और क्या हुआ, क्या था वहाँ पर? दबिश थी, बस ये झगड़ा हो गया था वजह से। तो जिसको पकड़ने गए थे इनामी वो जो खनन माफिया है, क्या वो भाग गए हैं वहाँ से, क्या हुआ? अभी अच्छा, आप लोगों को बंधक बना लिया गया था वहाँ पर? कुछ ऐसा है। कहाँ ले गए थे आपको? आप भागते हुए कहाँ पहुँच गए थे? क्या उत्तराखंड में पहुँच गए थे आप? पता नहीं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मुरादाबाद से उबैदुर रहमान मेरे सहयोगी लाइव इस वक्त जुड़ चुके हैं। उबैदुर रहमान, क्या जानकारी इस वक्त मिल पा रही है? किस तरीके से अब 50,000 की इनामिया जफर को तलाशने के लिए पुलिस की टीमें काम करेंगी? क्या इसके लिए कोई रणनीति तैयार की गई है? और पुलिस पर जो आरोप लग रहे हैं उसको लेकर क्या डिफेंड कर रही है पुलिस? देखिए, जो 50,000 रुपये का इनामी है जफर अली, उसकी तलाश के लिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की दोनों राज्यों की पुलिस जो है कोऑर्डिनेशन करके उसकी तलाश में जुटी हुई है। और जो आरोप लगे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस पर, यानी कि मुरादाबाद पुलिस पर, तो मुरादाबाद पुलिस के आला अधिकारियों का ये कहना है कि जब इसकी जानकारी मिली, सूचना मिली कि अपराधी जो है वो छुपा हुआ है, उसका पीछा करते करते
जो मुरादाबाद की एसओजी टीम थी और कोतवाली ठाकुर द्वारा की पुलिस की टीम थी, वो उसका पीछा कर रही थी और उसको पकड़ने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इसी दौरान वो बॉर्डर पार करके, उत्तर प्रदेश का बॉर्डर पार करके उत्तराखंड में जा घुसा। और जो उत्तराखंड का कुंडा थाना इलाका है, उसका एक भरतपुर गाँव है, जहाँ पर वो जो है एक बताया जाता है कि भाजपा के ब्लॉक प्रमुख हैं, उनके घर पर जा छुपा और पुलिस उसका पीछा करते करते वहां पहुंच गई। और वहां पर जो पुलिस कर्मियों को बंधक बना लिया गया, उनके हथियार छीन लिए गए, उनको गोली मारी गई। और इसी सब बवाल में वहां जो ब्लॉक प्रमुख थे, उनकी पत्नी की भी मौत हुई। तो इस मामले में दोनों तरफ से मुकदमे दर्ज हुए हैं। एक मुकदमा मुरादाबाद पुलिस ने ठाकुर द्वारा कोतवाली में दर्ज किया है, जो गैंगस्टर है उसके नामजद और उसके 30-35 साथियों के खिलाफ पुलिस वालों को बंधक बनाना, हथियार लूटना। और दूसरी तरफ जो महिला की मौत हुई है, तो उत्तराखंड के कुंडा थाने में एक मुकदमा 10 से 12 अज्ञात पुलिस वालों के खिलाफ जो उत्तराखंड पुलिस है उसने दर्ज किया है, पीड़ित के पति की तरफ से। तो दोनों राज्यों की पुलिस इस वक्त प्राथमिकता ये है कि जो 50,000 रुपए का इनामी है गैंगस्टर खनन माफिया, उसकी तलाश है, उसको ढूंढा जा रहा है। रात से ही सर्चिंग चल रही है, क्योंकि बॉर्डर का इलाका है और पहाड़ी और मैदानी दोनों इलाके हैं, जंगल का इलाका है। तो उसकी अभी खोजबीन जो है उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तराखंड पुलिस की कई टीमें लगी हुई हैं, लेकिन अभी उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उबैदुर रहमान। तमाम जानकारी के लिए आप नज़र बना के रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। और अब 5 तस्वीरें दिखाते हैं जो नोकझोंक कल हुई है, जो पूरा विवाद पनपा है, उसको लेकर कुछ तस्वीरें एबीपी गंगा के पास है, वो अब हम आपके सामने रखेंगे। क्योंकि पुलिस टीम पर भी आरोप है। आरोप इस बात का लग रहा है कि सादी वर्दी में वहां पर पुलिस पहुंची, पहले से बताया नहीं गया उत्तराखंड पुलिस को, और इस बात का लोगों ने वहां पर विरोध किया। पुलिस की तरफ से जब फायरिंग की गई, इसमें एक महिला की मौत हो गई, जो कि ब्लॉक प्रमुख की पत्नी बताई जा रही है। और इन्हीं तमाम मसलों को लेकर अब पूरा ये विवाद बढ़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, एबीपी गंगा के पास पुलिस और ग्रामीणों के बीच नोक-झोंक का वीडियो भी आ चुका है। दबिश के दौरान पुलिस की ग्रामीणों के साथ झड़प हुई थी और खनन माफिया जफर को सादी वर्दी में पकड़ने गई थी वहां पर पुलिस। और उत्तराखंड के जसपुर में यूपी पुलिस के जवानों पर फायरिंग की गई। देखिए, वो वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने यूपी पुलिस के जवानों के साथ मारपीट की, जिसमें 5 पुलिसकर्मी इस वक्त गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है। और ये उस वक्त की तस्वीर है जब दबिश देने के लिए टीम पहुंची थी। यूपी पुलिस एसओजी की टीम के साथ जब वहां पर पहुंची थी, उस वक्त की ये तस्वीर है। लोगों ने काफी विरोध किया, उन्होंने पूछा भी कि आप लोकल पुलिस को लेकर क्यों नहीं आए। इसी बात को लेकर शायद वहां पर विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया और उसके बाद लोगों ने पुलिस वालों पर हमला किया। इसके बाद जवाबी फायरिंग की गई और इसमें फायरिंग में एक महिला की मौत हो गई, जो कि ब्लॉक प्रमुख की पत्नी बताई जा रही है। इसके बाद माहौल काफी बिगड़ गया। लेकिन काशीपुर में गोली कांड में इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती यही है कि आखिर जफर की गिरफ्तारी कब होगी। जफर के तलाशने के लिए, जफर को ढूंढने के लिए वहां पर पुलिस पहुंची थी, लेकिन पुलिस के हाथ खाली रहे। अभी भी सबसे बड़ी चुनौती यही है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जो ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये कल का वीडियो है, जहां पर पुलिस के साथ काफी नोक-झोंक हुई। लोग इस बात का बहुत विरोध कर रहे थे और पुलिस की टीम वहां पर सादी वर्दी में पहुंची हुई थी। सरकार ने पूर्व आईपीएस अधिकारी गणेश सिंह को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की कमान सौंप दी है। आयोग के अध्यक्ष पद से पूर्व आईएएस राजू की विदाई के बाद सदस्य प्रकाश थपलियाल बतौर कार्यवाहक जिम्मेदारी संभाल रहे थे, लेकिन पेपर लीक विवादों से घिरे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष पद से उनको इस्तीफा देना पड़ा। 5 अगस्त को इस्तीफा दिया था उन्होंने और तभी से अध्यक्ष की कुर्सी खाली थी। अब इसे सरकार ने भर दिया। सरकार ने व्यवस्था के तौर पर आयोग के सदस्य प्रकाश थपलियाल को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया था। हालांकि इस बीच सरकार ने समूह ग की सभी भर्तियां अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से राज्य लोक सेवा आयोग को दे दी थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विनोद मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। विनोद, काफी समय से तो नहीं, लेकिन 5 अगस्त के बाद से ये कुर्सी खाली चल रही थी और किसकी यहाँ पर भर्ती हो सकती है, इसके लिए काफी सवाल जवाब भी हुए, लेकिन फाइनली आईपीएस गणेश सिंह को ये जिम्मेदारी दी गई है। अब किस तरीके से पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी?
बिल्कुल, देखिए जिस तरह से यूके SSSC में तमाम ये विवाद रहा, पेपर लीक मामला लंबे समय से गरमाया रहा और अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार STF गिरफ्तारी पर गिरफ्तारी कर रही है, लेकिन उसके बाद में जिस तरह से जो अध्यक्ष पद पर रहे हैं एस राजू, उन्होंने इस्तीफा दिया था और उसके बाद में ये पद खाली चल रहा था। उसके बाद में उत्तराखंड पुलिस से रिटायर्ड IG को ये जिम्मेदारी दी गई है, यानी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष के रूप में गणेश सिंह मर्तोलिया को अब अध्यक्ष बनाया गया है। तो एक बड़ी जिम्मेदारी जरूर है और एक बड़ी चुनौती भी यह होगी गणेश मर्तोलिया के सामने। आखिरकार जिस तरह से पेपर विवाद का मामला अभी चल ही रहा है और उसी के बीच में तमाम परीक्षाएं अब लोक सेवा आयोग की ओर से कराई जाएगी, लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी गणेश मर्तोलिया को यहाँ पर दी गई है। और एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि एक ये बड़ी पोस्ट है और मुख्य सचिव रैंक की ये पोस्ट पर है अब, लेकिन अब रिटायर्ड IG इसकी जिम्मेदारी देखेंगे। ये बड़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन सरकार की मंशा किस तरीके की होगी उस पर तो कोई सवाल नहीं खड़े कर सकते। लेकिन इतना जरूर है कि अध्यक्ष पद पर अब तक मुख्य सचिव लेवल के अधिकारी को ही अभी तक तैनात किया गया है, लेकिन अभी उत्तराखंड पुलिस से ये रिटायर्ड IG हैं गणेश मर्तोलिया और एक बड़ी जिम्मेदारी सरकार की ओर से इनको दी गई है। और अब तक ये भी देखने वाली बात होगी कि जितनी परीक्षाएं अब तक रद्द की गई है, यानी वो परीक्षाएं अब लोक सेवा आयोग उत्तराखंड की तरफ से उनको कराने की तैयारी की जा रही है। लेकिन एक और जहां अब तक तमाम बड़ी जिम्मेदारी है विनोद, और जैसा कि आपने भी कहा कि आगे आने वाली जो परीक्षाएं होंगी उसे कैसे वो कंडक्ट कराते हैं और वो नकल विहीन हो सके, पेपर लीक उसमें ना हो, इन तमाम चीजों की एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधे पर है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।